हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के नए क्लास में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में लोग डिस्कस करने वाला है, एक नया टेस्ट लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बात ही बता दें कि आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे और परीक्षा तक आपको एग्जाम ओरिएंट टू द पॉइंट कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको डे वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज और यूपी स्पेशल और इस तरीके से आपका टेस्ट सीरीज दी 3 चल रहा है। पीवाईक्यू का 100 रिटन शॉर्ट नोट चल रहा है, उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। और बहुत जल्द जो है आप सभी के लिए बूस्टर सीरीज आने वाली है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और करंट अफेयर की प्रैक्टिस जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, उसमें जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि रॉबर्ट जो ब्रूसवुड थे 1863 में पल्लवरम में वहाँ से एक हैंड एक्स उपकरण की खोज की थी। जब उन्होंने पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे, उस टाइम वो क्या कह रहा है? भूगर्भ शास्त्री थे, पुरातत्व शास्त्री थे, पूरा वनस्पति शास्त्री या पूरा विज्ञानी। तो ये क्या थे उस टाइम? ऑप्शन है पुट दे के ऑप्शन आपको देना है आंसर। ध्यान दीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, रॉबर्ट ब्रूसवुड के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है और कह रहा है कि उस टाइम ये क्या थे। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। वो उस टाइम भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्व शास्त्री, ये दो चीज़ थी। बाद में वो पुरातत्व शास्त्री हो गए थे। लेकिन जब ये इस टाइम ये ढूंढे थे तमिलनाडु में पल्लवरम में, है ना, तो ये उपकरण के टाइम में इनके बारे में ये चीज़ें घटना चक्र में आपको दी हुई चीज़ है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। सूची का दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए दिया हुआ है। एक तरफ दिया है बदम दुरै, ठीक है, लोहदानाना, और उसके बाद चिरान, है ना, जूना पानी। बताना है कौन कौन से किस अकाल का है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साथियों कि बदम दुरै जो है ये आपके किस काल का है, तो ये आपका पड़ेगा पूरा पाषाण काल। क्या पड़ेगा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, दो दो पूरा पाषाण काल दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। चिरांत की बात करेंगे, है ना, चिरांत जो है मध्य पाषाण काल, चिरांत आपका मध्य पाषाण काल। और लोह जो दाना नाला है, ये आपका भी पूरा पाषाण काल। ठीक है, और जूना पानी आपका, जूना पानी भी महापाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से ऑप्शन जो चारों के चारों सेम है, यानी 1 2 3 4 ये हमको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम सही इस ऑप्शन के जाएंगे 3 और 4 से, तो 3 और सी और डी का देखना पड़ेगा, 3 और 4। तो 3 और 4 आप देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब बाकी दोनों में देखें तो 1 और 2 कोई से पूरा पाषाण काल दोनों दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित जो जो एक एविडेंस है उसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि होम रूल लीग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि तिलक द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग है, वो प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा था। और इनिफिसेंट के होम रूल के प्रथम सचिव जो जॉर्ज अरुंडेल थे। दूसरा कह रहा है कि तिलक का जो होम रूल लीग था वो इनिफिसेंट के होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्र में फैला था। इनिफिसेंट जो है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। ठीक है, सही कथनों का चयन कीजिए। 3 जो ऑप्शन आपने दिया हुआ है, 2 3 1 3, केवल 3 केवल 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या थर्ड का जो है, इसमें अगर आप स्टेटमेंट की बात करें होम रूल लीग से संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। यानी 1 और 3 अगर ऑप्शन में अगर आप देखें तो सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी जो ये क्षेत्र की बात कर, अधिक क्षेत्र फैलने की, ये स्टेटमेंट गलत है तिलक और रूल के कंपेरेटिवली में, है ना। और पहला सही है और आपका तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है, तो किसने की, आइए देखते हैं किसने की। ऑप्शन क्या रहा है? वीवी गिरी, है ना, एन एम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ जो बैप्टिस्टा जो है, इन्होंने किया। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना जो है आपकी एम एन जोशी के द्वारा किया गया। कब किया गया? डेट भी याद रखिएगा। तो 1928 में, 1928 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की जाती है एन एम जोशी के द्वारा। बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्यारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है बलात इस्लाम में परिवर्तित हिंदुओं के प्रत्यावर्तन के नियम का उल्लेख करता है? देवल स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का जो है वो है ऑप्शन ए, देवल स्मृति जो है। आप ध्यान रखिएगा, देवल स्मृति ये कह रहा है कि ये ऐसा ग्रंथ है जो बलात इस्लाम में परिवर्तित हुए हिंदुओं के जो प्रत्यावर्तन है उसके नियम का उल्लेख करता है। कौन? देवल स्मृति। आगे बढ़ेंगे साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या अच्छा है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है, सही सूची का मिलान करना है। कह रहा है अहले दौलत, अहले सुदात सदात जो है, अहले मुराद, मीर खलीफा, है ना। और ये क्या है, किस किस वर्ग के लोग हैं, तो इसको ध्यान देना है। ये जो शब्द दिया हुआ है, ये शब्द आपके कब के हैं, तो ये देखिएगा हुमायूं और बाबर के द्वारा निर्मित ये टाइप कुछ टाइम के हैं। ठीक है, हुमायूं और बाबर के टाइम की ये निर्मित है ना। और ये जो विभाग है जो दरबारी या शासनकाल का संचालन के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अहले दौलत, ये राज परिवार के लोग थे। कौन थे? राज परिवार के सदस्य थे या फिर और उच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक हो जाएगा। अहले सादात जो थे ये काजी उलमा इस तरह के प्रबुद्ध लोग थे, है ना, जो मतलब एक एलीट क्लास के लोग। उसके बाद से अहले मुराद क्या थे, तो ये अहले मुराद जो आपके थे ये संगीत वादक नर्तक इस तरह के अनेक तरह से कह लिए कलाकार थे ये लोग, है ना। और मीर खलीफा क्या थे, ये मध्यस्थ थे, मतलब बाबर द्वारा ये निर्मित था। जो मध्यस्थ थे ये थे। तो यानी 1 2 3 4 आपका फिर से यहाँ पे सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी का जो है 1 2 3 4। इसमें हमने आपको बताया जो कलाकार में आपको बताया ये था, इसमें वादक नर्तकी संगीतज्ञ आएंगे। प्रबुद्ध लोग में आपको कौन कौन से आ जाएंगे, उलेमा होंगे, काजी होंगे, ये लोग होंगे। और ये उच्च अधिकारी वाले में जो राज परिवार के सदस्य हैं और उच्च अधिकारी, ये अलग अलग नाम है, ये मेंशन किया गया था। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न क्या कह, 7 नंबर, हम्पी किससे संबंधित है? हम्पी किससे संबंधित है? ध्यान देकर कह रहा है देवगिरी के यादवों से, विजयनगर से, चोलों से, पश्चिमी चालुक्यों से। तो ध्यान दीजिएगा हम्पी किससे संबंधित है, तो हम्पी अगर आप देखें तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, विजयनगर से। किसे? विजयनगर साम्राज्य की जो ये राजधानियां थी, है ना। और जो विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी, ठीक है, इससे ये संबंधित है। और इसकी जो अलग अलग राजधानियां हैं किसकी, विजयनगर की, तो उसमें आप विजयनगर, पैनीकोंडा, चंद्रगिरी ये सब क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां थी। और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए किससे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, आर ओ जब तक परीक्षा होनी है तब तक जो है आप इस चैनल को एकदम डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी प्रश्न आपके पीवाईक्यू से आपको शॉर्ट नोट्स कराया जा रहा है। उसके बाद से फिर हम आपके एक बार और पीवाईक्यू का रिवीजन कराएंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर हम आपके यहाँ पूरा मंथली मैगजीन से कंप्लीट करा रहे हैं, है ना, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करते जाएंगे तो नो डाउट प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं। और बहुत जल्द जो है हम फिर से एक बार बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो आपका टेलीग्राम पर हम एक पोस्ट डालते हैं उसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स और उसकी क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो लगभग 15 से 20 क्लास होगी आधे आधे घंटे की। तो सारी क्लास आपके लिए एकदम टू द पॉइंट, वो यूपी पीसीएस में ध्यान दीजिए, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और एक आप ही का चैनल, आप ही का परिवार है, एक बार वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और भी जो आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को मैनेज करने में, सुनो डाउट देर सवेर उसको रिप्लाई कर दिया जाता है। और जो पीडीएफ के लिए परेशान है, ठीक है, पीडीएफ हम थोड़ा सा लेट से इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप पहले नोट्स अपना खुद का बनाएं। अगर डायरेक्ट पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, ठीक है, इसलिए कि सिर्फ मोबाइल में रखे रहेंगे उससे कोई मतलब बनेगा नहीं। यहाँ जो तीसरे आप करा रहे हैं पेन पेपर लेके बैठे, जो पॉइंट नहीं आ रहा उसको आप नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स होगा, उससे अच्छा कोई नोट्स आपके लिए हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और पीवाईक्यू वाला नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला क्लास स्टार्ट किया है हमने, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे वारों के लिए दिया था उसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, ठीक है, डे 1 डे 2 इसी तरीके से उसमें क्लास आती रहेगी। उन सारे क्लास को आप करते चलिएगा, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरफ इसमें क्या सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, संत दिया हुआ है और जन्म स्थान दिया हुआ है, निम्बार्क, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चैतन्य, और इनके जन्म स्थान अलग अलग दिए हुए हैं। पूछ रहा कौन सुमेलित है नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है वृंदावन, तो देखिएगा निम्बार्क जो है ना, ये इनका जन्म स्थान वृंदावन नहीं है। इनका जो जन्म स्थान है वो वेल्लारी है। कहाँ पर? कर्नाटक के नज़दीक का वेल्लारी, आप ये कर्नाटक के नज़दीक ही है। तो इसमें ये आपका सही सुमिलित नहीं, बाकी तीन आपका ज्ञानेश्वर का आलिलिक, तुकाराम देहू, चैतन्य का नवद्वीप, ये सब सारे आपके सही सुमिलित है। और निम्बार्क आप एक इनके संबंधित एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो है
सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। किस संप्रदाय की? तो ध्यान रखिएगा, सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। तो इनके बारे में याद रखिएगा और इनका जन्म स्थान क्या है? बेल्लारी, कर्नाटक के समीप जो है वहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 आपके सही है, प्रश्न के अनुसार हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। द्रोण एक माप था, तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, द्रोण इससे संबंधित था, है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेजरमेंट है। तो ऑप्शन है 4 आपके सामने, आप बताइए, फटाक से आंसर कीजिए, आपका क्या आंसर इसमें होगा। ध्यान दीजिएगा, द्रोण जो है ये इकाई थी अनाज मापने की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अनाज मापने की ये इकाई थी। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आपको बताएं, अनाज मापने के लिए क्या क्या प्रयोग होते थे, उनका बाट जो है, उनका नाम भी याद है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक प्रस्त करके था, ठीक है, और ना आडग एक था, क्या था? आडग था, ये सब अनाज मापने के लिए उपयोग होता था। और एक खारी था, क्या था? खारी था। ठीक है, एक प्रश्न आपसे आप पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो द्रोण है, ठीक है, ये जरा कमेंट करके बताइएगा, ये किसके समय का है? किसके समय का है? अगर देखते हैं कितने लोग उसमें से प्रश्न आ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किसने जो है किसने किसने कन्योपदान की नीति का अनुसरण किया है? तो कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 जो है, इस नीति का अनुसरण करने वाला कौन सा है? तो हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो है शकों के विरुद्ध किसके अगेंस्ट किया था? तो ये जो शक थे, शक शासक, उस शकों के विरुद्ध ये कन्योपदान की नीति का अनुसरण किया था। इसने समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, खिदमती क्या था? युद्ध से प्राप्त धन का 1/5वां हिस्सा, क्रय एवं विक्रय पर लगने वाला एक कर, हिंदू से लिया जाने वाला कर, या पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला एक कर। तो खिदमती क्या था? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो खिदमती देखिएगा, ये जो है एक तरीके का टैक्स था जो अपराजित हिंदू शासक थे, उनके द्वारा एक जबरदस्ती उपहार के रूप में लिया जाने वाला, यानी ऑप्शन डी सही तो हो जाएगा इसका। आपका पराजित हिंदू शासकों द्वारा ये जबरदस्ती लिया जाने वाला क्या था? ये टैक्स था। ठीक है, तो खिदमती ये कहलाता था, क्या कहलाता था? खिदमती। तो ऑप्शन डी ध्यान में रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या करा, प्रश्न संख्या 12 कह रहा, निम्नलिखित आयोगों को स्थापित करने का सही तिथिक्रम क्या है? कह रहा, मैकडोनल्ड कमीशन, प्रथम इंडस्ट्रियल कमीशन, फर्स्ट फिस्कल कमीशन। इनका क्या करना है आपको? अरेंज करके बताना है क्रम। आपके सामने ABCD करके क्रम दिया हो, करे क्रम जो आप इसमें अरेंज कीजिए। ध्यान दीजिए कि इस तरह का जब भी कोई प्रश्न है, जब तक आपको डेट एग्जैक्ट नहीं पता होगा कौन किस डेट का है, किस ईयर का है, तब तक आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अरेंज करके बताइए इसमें कौन सा क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करेंगे मैकडोनल्ड कमीशन, ये जो है लॉर्ड कर्जन ने जो जो स्टेसी आयोग था, उसके सिद्धांतों पर जो सुझाव देने के लिए एक दुर्भिक्ष आयोग मैकडोनल्ड कमीशन की स्थापना की थी। कि ये लगभग किया गया था आपका 1900 में। कब? 1900 में आपका कौन सा? मैकडोनल्ड कमीशन। उसके बाद से जो प्रथम इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया गया, ये कब बनाया गया था? तो आपका 1916 में। कब? 1916 में बनाया गया था, 1916 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे फर्स्ट फिस्कल कमीशन की, कि ये कब बना था? जो राजस्व आयोग है, ये बना था आपका 1921 में। कब? 1921 में। ये तीनों डेट क्लियर होगा। अब यहाँ से अगर आप अरेंज करना चाहें तो देखिए, पहले 1900 आएगा, फिर 1916 और 1921, यानी 1 2 3 आपका कौन सा? ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपको इसमें से जो डेट ना याद हो, ठीक है, 3 डेट दिया हुआ है, कन्फ्यूज हो रहे थे, नहीं आप मैनेज कर पा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो तीनों डेट हैं, इन तीनों डेट को एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आगे जब आए और इससे संबंधित अगर आप चाहें, जब फ्री टाइम में जब रिवीजन करें, इससे संबंधित जो 1 2 पॉइंट है, उसको भी आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 जो है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी एहसानुल्लाह, या मौलवी कुदरत अली। ठीक है, तो ये 4 नाम है, और इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय जो है, इन्होंने नेतृत्व किया था। हमें हिंट दे दे रहा आपको, फैजाबाद से इन्होंने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था, तो कोई और नहीं है, मौलवी अहमदुल्लाह है। ठीक है, इनको जो है 1857 की क्रांति में इन्होंने जिहाद का प्रचार किया था, और ये कहाँ से थे? तो जो है ये 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। कहाँ से? फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो
विष्टि, कह रहा विष्टि का तात्पर्य है शिल्पियों पर लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर, जबरदस्ती किंतु जो भुगतान कर कराई गई मजदूरी या जबरदस्ती कराया गया कार्य। तो विष्टि एक तरह का क्या था, ये किस टाइम का है? प्रश्न संख्या 64 जो है, ये एक तरह का विष्टि एक तरह का बेगारी थी, यानी अगर आप बेगारी से समझिए तो इसमें बिना भुगतान के मजदूर से कराई जाती थी। बेगारी आप समझते होंगे कि बेगार कराया जा रहा है, तो वो जबरदस्ती कराया जाता था, लेकिन भुगतान कौन सा कहा? ऑप्शन 14 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जबरदस्ती कराया गया कार था, यानी उसमें भुगतान नहीं किया जाता था और ये बेगारी तरीके का था। तो विष्टि के समझ लीजिएगा, एक वर्ड है ये, इसको ध्यान रखिए कब से ये जबरदस्ती कराया गया कार। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का जो है विधान है? पंचमकारों का विधान किस संप्रदाय में? कौल, शैव, पाशुपत या त्रिक? आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाक के उत्तर कीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है 15 नंबर का। ठीक है, इसमें जो है इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए कौल। कौल जो है ये आप जानते हैं, कौल संप्रदाय में जो है पंचमकारों का विधान है, और इस संप्रदाय के लोग जो है पंचमकारों की उपासना करते थे। तो पंचमकार ये है क्या? तो पंचमकार में देखेंगे संप्रदाय में इसे मांस है, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार के विधान है। तो इन पांच को भी ध्यान रखिएगा, और किसी संबंधित है? खोल संप्रदाय से संबंधित है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? कह रहा है मध्य काल में मोकासा शब्द का अर्थ था। तो मंदिरों को दिया गया जो भूमि अनुदान है वो था, नगद और वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, या जन्म स्थान पर दिया गया भूमि अनुदान। प्रश्न संख्या 16 जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी है ना। मुकासा क्या था? तो ये देखिएगा, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था, क्या था? और ये कहाँ पर प्रचलित था? तो ध्यान दीजिएगा, ये मराठा शासन और दक्षिण भारत में। कहाँ पे? मराठा शासन और दक्षिण भारत में ये प्रचलित था, तो वहाँ पे ये प्रचलित है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ है? जूट, रेलवे, लौह एवं स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेलवे। ठीक है, विदेश भारत में जो विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ होता है वो कहाँ से? रेलवे से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 18, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंत तक जो है कह रहा है जूट, खनन, लौह एवं इस्पात, सूती वस्त्र। प्रश्न संख्या जो 18 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सूती वस्त्र। आप देखेंगे कि ये बम्बई है, सूरत और अहमदाबाद, ये जो सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? बम्बई हो गया आपका, अहमदाबाद, ठीक है, बम्बई अहमदाबाद हो गया, और सूरत, सब क्या थे? तो उस टाइम जो इस सब उसके केंद्र थे, और ये जो प्रमुख उद्योग जो भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था, यह है सूती वस्त्र। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर, सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है? असद खां, मीर जुमला, मोहम्मद अमीन या सादुल्ला खां? सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो है शाहजहां को भेंट किया, तो किसने जो भेंट किया था? ये शाहजहां को भेंट किया था मीर जुमला ने। किसने? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मीर जुमला ने जो है कोहिनूर हीरा मुगल सम्राट शाहजहां को जो है भेंट के रूप में दिया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न संख्या 20, निम्न राजाओं में से किस राजा ने अवनी सिंह का उपाधि धारण की थी? तो सिंह विष्णु, सिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, है ना, शिवस्य जो स्कंद वर्मन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है इन्हें अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, और ये जो सिंह विष्णु आप देखेंगे ये पल्लव वंश के संस्थापक है। किसके? पल्लव वंश जो था उसके ये संस्थापक भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सिंह विष्णु के बारे में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नौ पाषाणी का स्थल उत्तर पूर्व में स्थित है? कह रहा है चिरांड, है ना, सिनवार, सरतरु, ताराली। तो बताना है कहाँ पे स्थल जो उत्तर पूर्व में स्थित है। नौ पाषाणी स्थल की बात करें, प्रश्न संख्या 21 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थल आपका ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सरतरु जो है ये असम के कामरूप जिले में स्थित है। कहाँ पे? असम के
कामरूप जिले में स्थित है और ये नौपाषाणिक स्थल है। बाकी जो स्थल बिहार में स्थित स्थल है। कौन? बाकी जो स्थल कहाँ पे है? तो ये बिहार में स्थित स्थल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सरतरु कहाँ पर है? और सब में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया क्षेत्र नहीं है? कह रहा प्राणी, प्रेत, असुर, बोधिसत्व, है ना। प्रश्न संख्या 22 जो है बौद्ध धर्म में कितने क्षेत्रों में स्टार्ट हुए थे? तो बौद्ध धर्म जो है आपका 10 क्षेत्र इस जो स्टार्ट हुए थे उसमें ये हुआ था। 10 क्षेत्र एक साथ होते हैं, जिसका अर्थ अगर आप देखें तो प्रत्येक में से 9 क्षेत्र सम्मिलित थे। तो उसमें कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्षेत्र नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए प्राणी। ठीक है, प्राणी क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, एक बार मैं नाम बोल दे रहा हूँ आपका कौन कौन सा उसमें क्षेत्र जो बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था क्षेत्र में, उसमें क्या क्या है। पहले तो इसमें देख लीजिए आपका बुद्ध, बोधिसत्व, बोधिसत्व इसमें आई है, बुद्ध हो गया, बोधिसत्व, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक है ना, स्वर्गीय प्राणी, उसमें स्वर्गीय प्राणी मनुष्य, असुर, पशु, प्रेत, है ना, भ्रष्ट मनुष्य, इस तरीके की चीजों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है सिर्फ प्राणी इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। संख्या 23, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बृहत कथा जो है की रचना किसने की थी? तो बुनाड्य, क्षेमेंद्र, राधागुप्त या पाणिनि। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, गुणाढ़ ने इसकी रचना की थी और ये इंपॉर्टेंट एक रचना है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कब के थे? तो ये सातवाहन शासक जो है उसके हाल के दरबारी थे। कब के? सातवाहन शासक थे। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखिएगा ये नाम और ये रचना। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देह मोरासी मुंडई नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? कह रहा पूर्वी ईरान, उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधुनिक टर्की। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा आपका ऑप्शन सी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में कहाँ पे? तो अफगानिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो ये कांधार जो प्रांत है, ठीक है, कांधार प्रांत अफगानिस्तान का, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, और ये प्रथम प्रागैतिहासिक स्थल है। कहाँ पे? प्रथम, ये अफगानिस्तान में जो स्थित जो है प्रागैतिहासिक काल का ये प्रथम स्थल है, देह मोरासी मुंडई। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में ये बना था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस प्राचीन राज्य की राजधानी पुष्क जो पुष्कलावती थी? तो कह रहा है कौशल, गांधार, काशी या मगध। प्रश्न संख्या 25 25 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी गांधार। देखेंगे पुष्कलावती जो है प्राचीन गांधार जो राज्य था उसकी राजधानी थी। और इसका अवशेष जो है आपको कहाँ पे मिलता है? तो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उसके पेशावर घाटी में स्थित एक सारस अड्डा है। क्या है? सारस अड्डा। ठीक है, वहां से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 26, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में स्थित था? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। प्रश्न संख्या 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये गुप्तकालीन जो ताम्रलिप्ति है ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? तो ऑप्शन सी पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत अर्थात ये कहाँ पर? ये बंगाल में। कहाँ पर स्थित था? बंगाल में स्थित था। और ये गुप्तकालीन ये क्या है? तो प्रमुख बंदरगाह है, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, है ना। इस तरह के टर्मोलॉजिकल पॉइंट जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला प्रश्न संख्या 27, कह रहा नर्मदा घाटी से जो है होमो इरेक्ट्स जो होमिनिड के जीवाश्म की खोज किसने की थी? अरुण कुमार सोनकिया, जे थॉमसन, अरुण कुमार मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन थी अरुण कुमार सोनकिया जो है नर्मदा घाटी से जो स्थित वहाँ पे हथनोरा से जो होमिनिड है ना, उसको उसके जीवाश्म को इन्होंने खोजा था। और ये कब खोजा था? तो ध्यान दीजिएगा 1982 में इन्होंने खोजा था। कब? 1982 में ये अरुण कुमार सोनकिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न संख्या 28 जो है कह रहा है कि पुरुषपुर में स्थित कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप का वास्तुकार कौन था? एजिस फर्स्ट, एजिलस, है ना, अस्ट्रेटो फर्स्ट या हॉल। प्रश्न संख्या 28 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? कह रहा है कनिष्क ने जो पुरुषपुर में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसका वास्तुकार जो कि यूनानी इंजीनियर था, तो उस इंजीनियर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा हेजिलस। ठीक है, एक
यूनानी था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 29। पट्टिनी भारत में चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। पश्चिमी भारत भी बात कर रहा है प्रश्न संख्या 29। तो ऑप्शन बी है ना, चंद्रगुप्त सेकंड। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है सपो को पराजित करने के बाद से आधुनिक गुजरात में चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। किसको पराजित करने के बाद से? शको को पराजित करने के बाद से ये चांदी के सिक्के चले थे। गुप्त काल में आप देखे थे सोने के सिक्के, ठीक है, और चांदी के सिक्के। इसको शॉर्ट नोट्स वाले क्लास में बताए थे कि सोने के सिक्के को क्या कहते हैं और चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो 29 हो गया, 30 देखिए। 30 क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में दिल्ली का कोतवाल कौन था? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में कह रहा है अलाउल मुल्क, फखरुद्दीन, काजी फजीलत या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर अगर हम बात करेंगे सो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, फखरुद्दीन। देखिए कोतवाल होता क्या था, तो कोतवाल जो बेसिकली था ये शहरों का जो प्रशासक कह लीजिए, मेन प्रशासक, शहरों का जो मेन प्रशासक होता था वही कोतवाल होता था। और बलबन के शासनकाल में फखरुद्दीन जो है ये कहाँ का? तो दिल्ली का क्या था? कोतवाल था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न कई बार। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, इस तरह का जो भी है वहाँ का जो क्रम है वो क्रम कई बार आपसे पूछा जा रहा है, तो उनके शासनकाल पूछा जा रहा है। पहले से बाद के क्रम फर्रुखसियार, बहादुर शाह, जहांदर शाह, मुहम्मद शाह, है ना। तो इसमें बताना है आपका कौन सा क्रम आपका होगा, ठीक है। तो देख के बताइए फटाक से इसमें कौन सा होगा। आप ऑरेंज नीले इसमें किस में, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें जो आएगा वो बहादुर शाह आएगा प्रथम, ठीक है। उसके बहादुर शाह के बाद आएगा जहादर शाह, ठीक है। 2 के बाद 3 बहादुर शाह, जहादर शाह। उसके बाद से क्या आता है? फर्रुखसियार आता है ना। उसके बाद से फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद शाह। 2 3 1 4, 2 3 1 4 अगर आप देखेंगे तो 2 3 1 4 आपका ऑप्शन सी में मिल जाएगा, ऑप्शन सी में। कालक्रम की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। बहादुर शाह जो है आपका 1707 से 12 तक है, 1707 से 12 तक, ठीक है। 12 से 13 आपका जहादर शाह है, 1712 से 1713 तक ईस्वी तक। फर्रुखसियार 13 से 19 तक है, 1713 से 1719 तक फर्रुखसियार है। और मोहम्मद शाह जो है आपका 1719 से 1745 तक ये आपका रहता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र या इरफान हबीब। तो प्रश्न संख्या जो है 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो जदुनाथ सरकार की ये किताब है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32 हो गया। 33 पर आ जाइए। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान, निजामुल मुल्क, हैदर अली, सादत अली खां। तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिंडीगुल में जो है यह स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी हैदर अली के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। किसकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से। किसके? फ्रांसीसियों की मदद से जो है ये लगभग आपका 1755 की बात है। उस टाइम फ्रांसीसियों के मदद से जो है डिंडीगुल में अकादमिक शस्त्रागार की स्थापना होती है। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा, ठीक है। और ये इस राज्य की स्थापना जो करता है हैदर अली, उसके बारे में 2 पॉइंट बताएं। तो आप जानते हैं कि ये वाडियार जो साम्राज्य था, कौन सा? वाडियार साम्राज्य, उसको उसके मतलब डिस्ट्रॉय करने के बाद ही जो है मैसूर राज्य की स्थापना करता है कौन? हैदर अली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका साम्राज्य जो है बहुत हाईटेक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 3 युद्ध आपके सामने दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए। और इस तरह के जितने भी युद्ध हैं उन युद्ध में एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि वो किसके काल में लड़े गए, कौन उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आंग्ल मैसूर की अगर आप बात करेंगे तो आपका कब होता है? 1700 जो है 66, ठीक है, 1766 से 1769 तक। ये आपका कब? आंग्ल आंग्ल मैसूर आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1845 में है। और आंग्ल मराठा की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1775,
ठीक है, 1775 के आसपास है। ठीक है, 1775 से 82 तक चला है और ये 45-46 तक। तो अगर आप अरेंज करने की बात करेंगे तो पहला आपका तो ये आ जाएगा, उसके बाद से आंग्ल मराठा, एक के बाद 3 और 2, एक के बाद 3 और 2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आपका इस प्रश्न का जो है क्या आंसर, मैं फिर से बोल रहा हूँ सुनिएगा, एक 3 2 होगा। प्रथम आंग्ल मैसूरियत आपका कब हो रहा है, 1766 से 69 तक। उसके बाद से आपका आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ये कब है, 75 से 82, और ये 1845 में है आंग्ल सिख नीति। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठा सरदार शिवाजी को सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था, जो इनकी सैन्य व्यवस्था में था। तो कह रहा है तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना या अश्वारोही सेना। प्रश्न संख्या 35 का आपको सही आंसर करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, अश्वारोही सेना। ठीक है, शिवाजी की सैन्य सेना में पगा क्या था, तो आपका अश्वारोही सेना संगठन को क्या कहा था, पगा कहा जाता था। और इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, एक बरगीर और सिलादार। ठीक है, किसको ध्यान रखिए, बरगीर और सिलादार होते थे। पैदल सेना को क्या कहा जाता है, पैदल सेना को कहा जाता था उस टाइम पाइक। क्या कहा जाता था, पाइक। तो ये भी नाम याद रखिएगा, पैदल सेना पाइक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, आप सभी जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर क्लासेस को भी कर रहे हैं। इसी तरीके से अपनी एनर्जी को बनाए रखिएगा और अंत तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई कोताही मत कीजिएगा। प्रॉपर लग कर रिविजन कीजिए, जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए, और टेस्ट सीरीज लगाने के साथ पीवाईक्यू आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो दार प्रश्न आपके गलत हो रहा है पीवाईक्यू के, वो गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे साथियों के फीडबैक मिल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं प्रश्न उनके कैसे गलत हो रहे हैं। और नो डाउट जो पीवाईक्यू नोट्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि आप ये पेपर बैठने जब लगाते हैं बहुत सारा टाइम लगता है, और पूरे 1 साल के पेपर को जो है हम आपको 4 से 5 पेज में आपको एक जगह शॉर्ट नोट्स बना के दे रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है 36 नंबर जो है, इस जो मरारी बंदोबस्त है, जिस अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन बताइए। इस व्यवस्था में लगाने के बटे 11 भाग सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का जो 51% क्षेत्र आता था। तो इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त है ना, ये किसके टाइम का है, सबसे पहले तो ये जानिए। एक दो बात इसके बारे में जानिए, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। ये आया आपका कार्नवालिस के टाइम पे, किसके द्वारा, कार्नवालिस के टाइम पे आता है। और ये आया कब, 1793 में। कब, 1793 में डेट, और ये कार्नवालिस का नाम भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ इसमें जमींदार जो थे उनको भूस्वामी माना गया था। और लगान जो है सरकार को जो देना था, वो लगान कितना था, 10/11 था। और 1/11 जो है वो जमींदारों को दिया जाता था। तो 10/11 और 1/11, तो इससे समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 36 में जो है आपका ये पहला गलत हो गया, 1/11 नहीं था। क्लियर है। दूसरा इसमें जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है ब्रिटिश शासन में जो कितना क्षेत्र आता था, तो लगभग 19% क्षेत्र आता था। और ये 19% में आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, और वाराणसी, गाजीपुर, ये सब क्षेत्र थे। और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू था, इतने क्षेत्रों में। ठीक है, और उस टाइम जो स्थायी बंदोबस्त सिर्फ 19% क्षेत्रों पे था। तो ये आपका 51 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो हम लोग, पूछा कौन सा सही है, तो 9 तो 1, 9 तो डी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात पूरी। इसके बारे में जो जो पॉइंट्स हमने आपको बताए, फिर से एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, ये पॉइंट कन्फ्यूजिंग है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो बंदोबस्त है, ठीक है, यहाँ से जो 2-3 तरह के और बंदोबस्त जो है इससे रिलेटेड, चाहे महालबाड़ी हो गया, रैयतवाड़ी, उन सबको ऊपर देख लीजिएगा जरूर। इसके बारे में पहले हम आपको बताएं, कॉर्नवालिस 1793। ठीक है, और जो भाग दिया हुआ ये गलत देने वाला, इसमें 10/11 था, 10/11 ही था ना, हाँ 10/11 था। और 1/11 आपका जमींदारों के लिए था। और ये 19% भूभाग पर था, तो इसलिए आपका ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी सही उत्तर होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार, वितरित सभी। पूछा कौन सा इसमें से नहीं था। प्रश्न संख्या 37 है, और 37 का जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार। ठीक है, या निर्वाचन मंडल की मांग, ये इसमें
और इसका उद्देश्य जो खिलाफत का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और इसके बारे में अगर बात करें तो और सारे पॉइंट्स में ऑटोमन वगैरह वाला ठीक है, ये भी सही है। बीस बाकी तो आपका सही है, मैं नहीं बताना था ना, तो सी वाला आपका यहाँ पे सही नहीं है। बाकी आपका दो सही है। आगे बढ़ेगी, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, कर्जन, वेलेजली। नाम देके आपको समझ में आ गया होगा। नाम और काम को अगर आप मिलाएं तो दो तीन नाम तो उससे कट जाएंगे। कर्जन, बंगाल विभाजन, टफरी, जो इस तरीके का था। ये सारी बुरी वाली बातों को कहा था इसने। दो नाम तो काट दिए, अब दो नाम बचा है, उसमें से आप अपना आंसर बताइए। इसमें से भी अगर आपका सही ना हो तो फिर क्या ही हो। चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन है। इसका जो है 1880 से 84 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसने भारतीयों की जो भावनाएं थी, जो आपत्तिजनक चीज़ें थी, उस नियमों को कई बार रद्द किया और सुधारवादी कदम उठाए। इसीलिए इसको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक कहा गया, लॉर्ड खरीपन का। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कथन कारण वाला आया है, ध्यान दीजिएगा। कथन कारण में क्या ही रहता है, दो कथन कारण रहता है, उसको पढ़ के समझना आता है। अभी कथन क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर को मनाया गया था। इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 39 में क्या आपको लग रहा है? इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और इस दिन पूर्णतः स्वीकार की बात की जा रही है। तो देखिएगा, पहला तो आपका इसमें अभी कथन जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया ऐसा कुछ नहीं था। इस टाइम जो है ये अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1940 का जो है, इसमें जो है मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है उसको मानते हुए पाकिस्तान की मांग की गई और उसकी प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये हार आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएं तो ये सही और आर गलत। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है उसके संबंध में सत्य नहीं है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कह रहा है, इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। उसके बाद से कह रहा है इसमें कि यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित, प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। और विनोबा भावे जो है इसके पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने आंदोलन में, आंदोलन मतलब उनको जेल हुई। ठीक है, और इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कह रहा है ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका सही नहीं है। अभी ये जो इस सत्याग्रही के, तीसरे सत्याग्रही के बारे में जो है इससे रिलेटेड बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिएगा, इस कथन में सत्य नहीं पूछा है, पहला आपका बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ और ये सत्याग्रह सीमित, प्रतीकात्मक, अहिंसात्मक था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। डी जो है आपका सही नहीं है। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त नहीं थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे इसके दूसरे। तो ब्रह्मदत्त क्या थे? तो ये तीसरे सत्याग्रही थे। कौन सत्याग्रही थे? तीसरे सत्याग्रही। और इसमें सत्याग्रही का चुनाव महात्मा गांधी करते थे। कौन करते थे? महात्मा गांधी। तो ये थर्ड सत्याग्रही के बारे में, ब्रह्मदत्त जी के बारे में बीपीएससी में पूछा था। तो यहाँ पे इनको दूसरा कह रहा है कि ये गलत है, ये तीसरे सत्याग्रही थे। तो दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पूरे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिएगा, प्रश्न एक जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह है। अब ये टॉपिक जब आप पढ़े होंगे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको एक साथ देखने को जरूर मिला होगा और उनको सबको एक जगह समेट के आपके प्रश्न बना दिए स्टेटमेंट में, तो घबरा जाते हैं लोग के लिए प्रश्न भारी हो गया है। जब टॉपिक को गहनता से आप पढ़ेंगे तब जाकर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली से, सिंगापुर से, रंगून या वर्धा से? प्रश्न संख्या 41, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर से दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर जाने तो इनका जो जन्म है वो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने जो है सिंगापुर से दिया था। और 1943 में जो है आप देखें 5 जुलाई 1943 को भारतीय स्वतंत्रता लीग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। फिर से तो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न।
42 नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त कथन गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में कहा गया था, तो कह रहा है हिंद स्वराज, बंगबंधु, यंग इंडिया, हरिया। ये कथन जो है आपका गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी यंग इंडिया में। क्लियर है ये यंग इंडिया। और इसके बारे में अगर बताएं, यह लेख उन्होंने लिखा था कब, 1946 में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सूचीवन पुस्तक, सूचितु लेखक। पूछ रहा है इसमें से कौन किसका मिलान होगा। तो देखिएगा पुस्तक लेखक में द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, खिलाफत टू पार्टीशन, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, आपके सामने लेखक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये पीटर हार्डी, ये का तीसरा। और पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज जो है ये लिखा गया था खालिद बिन के द्वारा। बी का होगा आपका चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा पकड़ जाएंगे तो सी और डी आपका ऑप्शन बच रहा है, बाकी दो और देख लीजिए। खिलाफत टू पार्टीशन ये लिखा है मोइन शकीर ने, तो सी का पहला और डी का आपका बचेगा दूसरा। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया का WC स्मिथ, तो सी का पहला आपका पड़ेगा किसमें, ऑप्शन डी नो। 3 4 1 2, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज़ बुक्स वगैरह हैं, मॉडर्न इंडिया की जो किताबें हैं 1857 की किताबें हैं, उन किताबों को ध्यान में रखिएगा, मिलान करके प्रश्न आंसर पूछ लेता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ें बोलने से सुनने से आपको याद होती हैं। तो पहला कहता था, ए का आपका थर्ड, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। क्लियर है, नहीं याद होगा नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं को पहले और बाद के क्रम में बताइए, तो कौन कौन सी घटना इसमें है। रेवेल योजना, क्रिप्स, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। तो इसको क्या करना, अरेंज करना है ना, ठीक है। तो बताइए, डेट याद होगा तभी क्लियर हो जाएगा फटाक से, इसमें आपका कौन सा होगा। सबसे पहले तो अगर देखिए नेहरू रिपोर्ट आपका 1928, अगस्त आपका 1940, क्रिप्स मिशन 1942, और बचा क्या, वेवेल वाला। वेवेल आपका कितना है, 1945। अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, तो नेहरू जी आएंगे, उसके बाद नेहरू प्रस्ताव से अगस्त, फिर क्रिप्स, फिर वेवेल। यानी इसको उल्टा कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन में है, नेहरू, अगस्त, क्रिप्स, ऑप्शन सी दिखा। चलिए चमक जाना चाहिए अब तक, नेहरू, अगस्त, क्रिप्स। ये चीज़ आपको ध्यान, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो समझिए आपकी तैयारी का स्तर क्या है ना। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए और लग के तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस एकदम करते रहिए। इस बार RAR में सचिवालय जाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, बहुत ही सुनहरा मौका है। और मेंस वेंस का चक्कर नहीं है इसमें, लिखने वाला जो सिंपल सा है उसमें भी टिक करके 2 4 निबंध और पत्र लेखन करके आप सीधे सीधे एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है सती प्रथा के विरोध में किस पत्रिका का उपयोग किया गया था, तो ये प्रश्न 2023 11 फरवरी वाले पेपर में था। इस तरीके से अभी याद भी रहता है आपको, समझिए इसको पहले। कह रहा है मीरातुल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार। याद आया कुछ, याद आ गया होगा, ऑप्शन सी संवाद कौमुदी। दो स्टेटमेंट करके दिया था, एक तो दिया था कि संवाद कौमुदी के ये क्या कहते हैं संपादक या प्रकाशन करके दिया था, दूसरा दिया था कि उसमें इसका मेंशन है कि इसका सती प्रथा का विरोध का, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ पे बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, तब बढ़िया से पढ़ रहे हैं एकदम मजे से, टेस्ट लगाया जा रहा है। देखिए सूची 1 सूची 2, अब तो आप लोगों को हैबिट हो गई होगी किस तरीके से प्रश्नों को क्या करना है। इतने सारे प्रश्न है, सुमिलित करना, तो फटाक से कहाँ पहुँचना है, किस तरीके से मिलान करना है। अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कुका आंदोलन और रामोसी, ये विद्रोह यहाँ पे देखिए। फिर वही प्रश्न, विद्रोह से हम आपको बताएं क्या क्या है, एक तो डेट, ठीक है, इस डेट में कौन सा विद्रोह हो रहा है, उसके बाद से उसके लीडर कौन है, तो यहाँ लीडर से प्रश्न पूछा है, और वो विद्रोह कहाँ पर होता है इस रीजन में। तीन तीन तरह के पॉइंट है, जनरली यही पूछा जाता है घूम फिर के, और डेट वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या मैच करके, फिर या उसी तरीके से ये वाला पूछा हुआ है। तो अगर ये आपको थीम समझ में आ रहा है क्लास का तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आपका हो जाएगा।
अहोम विद्रोह जानिए कौन सा होगा सही सुमेलित बोमधर कुंवर। ए का दूसरा, ए का दूसरा पागलपंथी, कागलपंथी अभियान दे करमशाह। बी का तीसरा कूका, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का नाम सुना है कि नहीं? सुना होगा। भगत जवाहर मल। और रामोसी आपका चित्तूर सिंह। मिला दीजिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी कौन सही बन रहा है आपका? डी। चलिए डी सही लगा दीजिए, आगे बढ़िए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो बातें हम आपको बता रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको अभी तो आपका ये आर ओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस यूपीएससी प्रीलिम्स सब एकदम सटीक बैठता है। ये जो पीवाईक्यू वाला खेल चल रहा है टेस्ट सीरीज का, इसी तरीके से लगाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ जुड़ना ना भूलिएगा, करंट अफेयर की क्लास है, जो लोग जुड़ रहे हैं जुड़िए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। जितना दिया जा रहा है उतना पढ़िए। करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच, बहुत लोग को लग रहा है फीस ज़्यादा है, भाई मेरे फीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप कहीं और नुकसान कर देते हैं। और यहाँ पे बात है करंट अफेयर की प्रैक्टिस की, जो पढ़ाएंगे प्रैक्टिस कराएंगे वहीं से प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उसको टिक कर लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज क्लास थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, 47 तक तो आ ही गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन गुब्बारे खातिर के लेखक हैं? हकीम अजमल खां, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो गुब्बारे खातिर के लेखक बता दीजिए पटाख से आप, कौन होंगे? नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा क्या? और ये स्टार्ट कब किया था उन्होंने? जब महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में ये कैद थे, उस टाइम में स्टार्ट किए थे, लगभग 1942 से 46 इस समय की ये बात। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, फिर से सही सुमेलित वाला पूछ लिया प्रश्न इसी तरीके से, इस पे प्रश्न करा चुके हैं। अगर ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, खासकर वो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, क्योंकि ये डे 1 या 2, 2 वाले में, डे 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें हम कराए हैं गवर्नर जनरल, अभी आज ही कल परसों में क्लास आई है। जो लोग नए हैं उसको जाकर जरूर देख डालिएगा, वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। हम देखिए उतना ही पूरा कोर्स का तो नहीं कहेंगे, जो टॉपिक जो वीडियो ला रहे हैं वहाँ से आपका सीधे सीधे प्रश्न मिलेगा, तो उतना ही प्रयास किया जा रहा है जितना से आपका परीक्षा में प्रश्न बने, गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बंगाल में द्वैध शासन करा रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन, भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। फटाक से बताइएगा, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं, और आप बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं होगा। कौन होगा? ये वॉरेन हेस्टिंग होगा, वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का था, ये भी बता दीजिए। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। बाकी तीन सही है आपका, इसमें बंगाल वाला, पुलिस सेवा और सहायक संधि भी, तीनों सही है। तो एक प्रश्न तो इससे मिलता ही मिलता है, नो डाउट प्रश्न आपको मिलेगा। और ये चीज़ जो हम इम्पोर्टेंट करा रहे हैं टॉपिक्स, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सी क्लास आए, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक संविधान संशोधन हो चुका है, ये आपका गवर्नर जनरल हो गया, 2 क्लास लेनी है, पीपी बजट, एक सेंट्रल बजट, वो भी हो ही जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित तो वाक्य का संबंध किससे है? मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करना, शब्दों से नहीं। लॉर्ड कर्जन, लिप्टन, रिपन, इरविन। ये किसका कथन है भैया? तो अभी उन्हीं का कथन है जिनके बारे में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, वही है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी सही तक हो जाएगा। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था, बहुत बढ़िया आदमी था, मतलब बढ़िया इन द सेंस बाकियों की तुलना में जो काम इसने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कवि कथन कारण वाला, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्राप्त करने की एक नई व्यवस्था न्यू अंग्रेजों ने रखी। कारण कह रहा है कि व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, बाद में कॉर्नवालिस ने सुदृढ़ता प्रदान की। प्रश्न संख्या 50। तो देखिएगा, कथन कारण वाला है, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। व्याख्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब जो बात दोनों है आपस में मैच नहीं हो रही है कथन कारण की। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, आप आंसर देख लीजिए। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में खेला कर दिया है, ऑप्शन को उलट पुलट कर दिया है, ठीक है। तो जो व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, आपका डी पर रखा हुआ है, देखें।
अगर जल्दबाजी करते प्रश्न आपका पटाख से गलत हो जाता। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न है। 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई और यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और छठे दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलनों का पहला परिणाम था। बताइए कौन सा सही है? देखिए पहला गलत है, दूसरा सही है। समझ में आया कहाँ है? लेट गलत है भैया। बेथुन स्कूल का स्थापना जो है कलकत्ता में तो हुई थी, लेकिन 1849 में, 1849। पहले नारी शिक्षा को समर्पित था। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे वो बेथुन स्कूल के सचिव थे। और कथन 2 है अपने आप में सही है। पूछा है असत्य कथन, अब यहाँ भी देखिएगा कौन सा होगा। केवल एक, 51 का बी समझिएगा। असत्य पूछा है, पहला गलत है दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है ये भी बता दिया, बी सही तब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न संख्या 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन को संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोमप्रकाश, इंडियन मिरर। तो बताइए इसमें से ऑप्शन जो है केवल 3, केवल 4, 3 और 4, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया है। देखिए जो नहीं किया गया है मतलब अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये तो इनके द्वारा किया गया, क्या ऑप्शन ही में नहीं है। बचा सोम प्रकाश और इंडियन मिरर। सोम प्रकाश हमने आपको कराया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है ये, ठीक है। और इंडियन मिरर ये भी बताया केशव चंद्र सेन की। ये 3 और 4 आपका हो जाएगा। याद आया कुछ? अरे रेगुलर क्लास का इतना तुम बोल दीजिए। चलिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभ्युदय और हिंदुस्तान याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय द्वारा। इंडियन मिरर आपको बता ही दिया केशव चंद्र सेन। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्न कथन किसका है? तो कथन देख लीजिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह। ये कथन किनका है? प्रश्न संख्या 53 ये कथन है, देखिएगा किनका है? गोपाल कृष्ण गोखले का ही है, भी सही उत्तर होगा। ये जो इन्होंने कहा था ये 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको व्यक्त किया था। ये जो मतलब मनुष्यता है महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है, वर्तमान व्यवस्था में हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब जो व्यवस्था उस टाइम चल रही थी उस व्यवस्था से तो नहीं ये चल पाएगी। ये कहा था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। एक और देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। संस्था संस्थापक इनका डेट भी अगर आपको ध्यान रहे, ठीक है, तो काम बनेगा। उस मतलब पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसका स्थान, ठीक है। तो ये सब प्रश्न के डायमेंशन है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेगा। संस्थाकार आत्मीय सभा, रामकृष्ण मठ, आर्य समाज, आदि ब्रह्म समाज। इसमें गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, दूसरे पे जाएगा रामकृष्ण मठ विवेकानंद होगा ना, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, ऑप्शन ए और डी का पहला, यही ना। ये सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि इसका स्थान देख लीजिए। आत्मीय सभा आपका कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। रामकृष्ण मठ जो है आपका कलकत्ता में, सुनते रहिएगा ध्यान से। आर्य समाज जो है आपका बम्बई में, ठीक है। और आदि ब्रह्म समाज यही आपका कलकत्ता में। चारों नोट कर लीजिएगा ये। और इसके साथ आपको एक काम दे रहे, इसका डेट जाके देख लीजिएगा। इन 3 डायमेंशन के प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1857 क्रांति प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद से लियाकत अली खान, फैजाबाद मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, ये तो बिल्कुल से अभी प्रश्न में आया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली तात्या टोपे। बताइए कौन सा सही नहीं है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। बरेली वाला तात्या टोपे नहीं होगा। और बरेली वाला क्या होगा? खान बहादुर खान होगा। क्या होगा? खान बहादुर खान। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में इतना ही। और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक भी बात है कि लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जो लोग नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक। बने रहिएगा अंत तक, जो है हम आपको इसमें
6-7 सेक्शनल टेस्ट करा देंगे, फुल लेंथ करा ही रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुल मिला के आपको आरओ यारो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, बहुत जल्द हम आपको बहुत से अच्छे शेड्यूल वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा दिन रुकिए, उस पर काम चल रहा है, अभी नहीं कहेंगे क्योंकि पहले जब हो जाएगा तब कहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। पहले उस चीज़ को तैयार हो जाने चाहिए मटेरियल, फिर हम आपको बताते हैं कैसे कैसे तैयारी है और लास्ट टाइम पे कैसे क्या करते हैं। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।